हेलो एवरीवन। तो आज मैं डिस्कस करने वाला हूं मॉलिक्यूलर कोलिजन थ्योरी एंड अर्हेनियस इक्वेशन। ये अर्हेनियस इक्वेशन तो है, अर्हेनियस ने ही प्रपोज किया, लेकिन इसको डेवलप किया मैक्स एंड लीविस ने। अब ये कोलिजन थ्योरी है क्या? कोलिजन थ्योरी ये कहता है कि जो प्रोडक्ट्स बनते हैं, भाई जब देखिए रिएक्टेंट्स से हम प्रोडक्ट बना रहे हैं तो वहाँ पे मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड हो रहे हैं, और यहाँ पे यही बताया गया है कि सारे कोलिजन्स जो हैं वो प्रोडक्ट नहीं देते हैं, बल्कि इफेक्टिव कोलिजन्स ही प्रोडक्ट देते हैं। भाई मॉलिक्यूल्स तो बहुत ज़्यादा वेलोसिटी से घूम रहे हैं, इनके काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा है, मॉलिक्यूल्स के कोलिजन्स बहुत ज़्यादा हैं, तो उस हिसाब से तो मिलियंथ ऑफ द सेकेंड या सेकेंड्स के अंदर प्रोडक्ट सारे बन जाने चाहिए थे, लेकिन ऐसा नहीं होता है, समय लगता है, टाइम लगता है। तो इसमें ऐसा क्या हुआ कि सारे कोलिजन्स जो है वो प्रोडक्ट नहीं दिए, वही इस कोलिजन थ्योरी के अंदर एक्सप्लेन किया गया है। अब ये देखिए, ये ढेर सारे मॉलिक्यूल्स हैं। अब ये मॉलिक्यूल्स जो हैं अलग अलग डायरेक्शन में जो है मूव कर रहे हैं। जैसे मान लिए ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, इसी तरह से ये इधर आ रहा था, लेकिन ये टेंजेंट बनाकर ये जो है चला जाएगा, ठीक है। इसके बाद इसी तरह से आप देखेंगे कि ये कोलिजन जो है, ये देखिए सब आपस में अलग अलग डायरेक्शन में है, लेकिन ये ऐसा है जो आपस में कोलाइड हो जाएगा। ये देखिए, ये जो कोलिजन है यहाँ पे, ये बिल्कुल आपस में सामने टकरा रहे हैं, तो ये कोलिजन को हम कहते हैं इफेक्टिव कोलिजन। अब सवाल उठता है कि ये कोलिजन्स में कौन से मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व होंगे, कौन से मॉलिक्यूल्स जो है प्रोडक्ट देंगे। तो सबसे पहले देखिए कि इफेक्टिव कोलिजन के लिए सबसे पहले तो मॉलिक्यूल्स के पास सफिशिएंट एनर्जी होना चाहिए और प्रॉपर ओरिएंटेशन होना चाहिए। तभी तो आपने देखा कि कई रिएक्शंस कब स्टार्ट होते हैं, जब उनको हम हीट करते हैं, जब हम एनर्जी सप्लाई करते हैं, सफिशिएंट एनर्जी हो जाता है, लेकिन तो भी सारे मॉलिक्यूल्स तो प्रोडक्ट नहीं दे रहे थे। वो कोलिजन्स जिनमें प्रॉपर ओरिएंटेशन हो और सफिशिएंट एनर्जी हो, इन्हें हम कहते हैं इफेक्टिव कोलिजन्स। तो अब चलिए इफेक्टिव कोलिजन का जो है, देखिए स्टेटमेंट क्या है, मॉलिक्यूल शुड हैव सफिशिएंट एनर्जी एंड प्रॉपर ओरिएंटेशन। जब ये दोनों चीजें हो जाएंगी तो मॉलिक्यूल्स कोलाइड होगा और हमें जो है प्रोडक्ट मिलेगा। अब जैसे कि मान लिए कि हम जो है कोलिजन के लिए मॉलिक्यूल्स ले लें और टेंजेंट बना के जो है ऐसा घूम के चला जाए, मतलब जैसे ये हमने मॉलिक्यूल्स लिया और ये मॉलिक्यूल्स टच करते हुए इधर चला गया, ये इफेक्टिव कोलिजन नहीं है। इफेक्टिव कोलिजन है जब ये आपस में हेड ऑन कोलिजन हो रहे हैं, टकरा रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो है ये इफेक्टिव कोलिजन को हमने डिफाइन कर लिया है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि थ्रेशोल्ड एनर्जी और एक्टिवेशन एनर्जी इस कोलिजन थ्योरी के अंदर क्या है। सबसे पहले इस ग्राफ में देखिए, एनर्जी हमने वाई एक्सिस पे लिया है, टाइम कोऑर्डिनेट जो है एक्स एक्सिस पे है। अब ये टाइम मिनट्स में हो सकता है, सेकंड में हो सकता है, आवर्स में हो सकता है, इट डिपेंड्स ऑन द रिएक्शन विच इज टेकिंग प्लेस। यहां पे देखिए एक मैंने जो है ये थ्रेशोल्ड एनर्जी लिया है। ये थ्रेशोल्ड एनर्जी वो एनर्जी बैरियर है जिसको क्रॉस करने के बाद ही एनर्जी जो है सफिशिएंट कहलाता है। अब ये देखिए, जब ओलंपिक में कोई जा रहा है तो यदि मान लीजिए हाई जंप के लिए जा रहा है तो हमने बेंच मार्क फिक्स किया कि जो इसको जंप करेगा वही क्वालिफाई होकर जाएगा ओलंपिक में। लेकिन ये भी आपको मालूम है कि सारे ओलंपिक में जो जाएंगे सारे मेडल नहीं लेके आएंगे, मतलब गारंटी नहीं है, आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो मेडल लेके आएंगे उनका प्रॉपर ओरिएंटेशन भी होगा। तो थ्रेशोल्ड एनर्जी एनर्जी बैरियर है। और ये देखिए एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट है, ई आर मतलब एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, ई पी का मतलब हो गया एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। अब इसको मान के चलिए कि 50 रुपए के एक आइसक्रीम है, आपके पास 20 रुपए हैं, तो आपका रिक्वायरमेंट कितना है, 30 रुपीज। तो जो रिक्वायरमेंट है एनर्जी बैरियर को क्रॉस करने के लिए, उस आइसक्रीम को परचेज करने के लिए, दैट इज द एक्टिवेशन एनर्जी। अब ये फॉरवर्ड रिएक्शन है तो उसका एक्टिवेशन एनर्जी ये है, और यदि रिएक्शन रिवर्सिबल हो और प्रोडक्ट से हमें रिएक्टेंट मिल रहा हो, उसका एक्टिवेशन एनर्जी ई डैश ए है। तो ये ग्राफ के अंदर आपको एक एक्टिवेशन एनर्जी और ये थ्रेशोल्ड एनर्जी जो है एक्सप्लेन किया मैंने। अब यदि हम ग्राफ लेते हैं एक्सोथर्मिक के लिए और एंडोथर्मिक के लिए, तो एक्टिवेशन एनर्जी का क्या रिलेशन होगा वो देखते हैं हम लोग। ये तो सबसे पहले तो थ्रेशोल्ड एनर्जी को हमने डिफाइन कर दिया कि ये जो है एनर्जी बैरियर है और एक्टिवेशन एनर्जी एनर्जी रिक्वायर्ड है उस एनर्जी बैरियर को क्रॉस करने के लिए। अब यहां पे देखिए कोलिजन फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या हो गया, जब मॉलिक्यूल्स कोलाइड हो रहे हैं तो नंबर ऑफ कोलिजन्स जो हैं पर यूनिट वॉल्यूम वो हो जाता है हमारा इफेक्टिव फ्रीक्वेंसी।
और ये जो है कोलिजन फ्रीक्वेंसी का वैल्यू जो है बहुत बड़ा होता है। ये 10⁻25 से 10⁻28 इतने मॉलिक्यूल्स जो है कोलाइड होते हैं। तो सोचिए कि कितना ह्यूज नंबर है, लेकिन सारे कोलिजन्स तो प्रोडक्ट नहीं दिए, टाइम लगा दिए, क्योंकि इफेक्टिव कोलिजन्स वहां पे कम थे। अब यदि मान लिया हम ग्राफ एक्सोथर्मिक के लिए लें, तो देखिए ये एनर्जी, ये टाइम, जैसा हमने पहले लिया था वैसे ही है ये। अब यहां पे प्रोसेस है एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक क्या होगा कि रिएक्टेंट का एनर्जी ज्यादा होगा और प्रोडक्ट का होगा कम। प्रोडक्ट का क्यों हो गया कम? क्योंकि ये जो है एनर्जी रिलीज कर चुका है। अब यहां पे आप देख रहे हैं कि जो एनर्जी डिफरेंस ये होता है, ये जो है ये डेल्टा एच कहलाता है। ये एनर्जी एंथैल्पी के टर्म्स में है, तो ये डेल्टा एच हो गया। आप यहां पे ई आर या फिर एच आर, एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, ई पी और एच पी ऐसा लिख सकते हैं, तो ये डेल्टा एच हो जाएगा। अब ये बताइए, यहां पे प्रोडक्ट का एनर्जी कम है, रिएक्टेंट का ज्यादा है, इसलिए एक्सोथर्मिक के लिए क्या हो जाता है? निगेटिव, क्योंकि हमेशा प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट लेते हैं। तो ये एनर्जी इंटरनल एनर्जी के टर्म्स में होगा तो डेल्टा ई हो जाएगा, और यदि मान लिए एच आर इंथैल्पी के टर्म्स में होगा तो ये डेल्टा एच हो जाएगा। तो सबसे पहले आपने देखा यहां पे डेल्टा एच कैसा है, ये एक्सोथर्मिक के लिए निगेटिव। इसी तरह से इंटरनल एनर्जी चेंज भी हो जाएगा निगेटिव। यदि आप ई लेंगे तो डेल्टा ई लिखिए, यदि एच है तो डेल्टा एच हो जाएगा। इसके बाद ई ए एंड ई डैश ए में देखिए, एक्सोथर्मिक के लिए ई ए जो है कम है, ई डैश ए ज्यादा है। तो यहां पे आप लिखेंगे ई ए इज लेस देन ई डैश ए। तो ये था हमारा एक्सोथर्मिक का, इसे अब कहते हैं एनर्जी प्रोफाइल कर्व। अब ये एक्सोथर्मिक के बाद हम अब एंडोथर्मिक देख लेते हैं। एंडोथर्मिक में भी हमने ऐसे ही जो है ये बना दिया है थ्रेशोल्ड एनर्जी। ये देखिए थ्रेशोल्ड एनर्जी है, यही तो एनर्जी बैरियर है। जैसा आपने यहां देखा है ये थ्रेशोल्ड एनर्जी, वैसे ही सेम यहां पे हमने ले लिया है थ्रेशोल्ड एनर्जी। अब यदि एंडोथर्मिक है तो रिएक्टेंट जो है एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, तो जो प्रोडक्ट बनता है उसका एनर्जी ज्यादा होता है। तो ये देखिए आपका ईपी जो है ज्यादा है, तो यहां पे हम लिखेंगे ईपी, और हम यहां पे एच आर भी लिख सकते हैं। एच आर ग्राफ में आप जो भी लेना चाहें एच आर। और ये जो एनर्जी डिफरेंस आपको दिखेगा, जैसे मान लीजिए इंथैल्पी के टर्म्स में मैंने लिखा ये डेल्टा एच, तो ये देखिए ये हो जाएगा पॉजिटिव। क्यों पॉजिटिव? क्योंकि प्रोडक्ट का एनर्जी ज्यादा है। तो सबसे पहले इस एंडोथर्मिक जो रिएक्शन है उसमें देखते हैं क्या क्या चीज दिया हुआ है। सबसे पहले तो देखेंगे डेल्टा एच हो जाएगा पॉजिटिव। यदि आपने इंटरनल एनर्जी चेंज लिया है तो इसको भी हम लिखेंगे पॉजिटिव। और देखिए ये जो एक्टिव एनर्जी है ये फॉरवर्ड रिएक्शन का ज्यादा है, बैकवर्ड रिएक्शन का कम है, तो ये हो जाएगा ई ए इज ग्रेटर देन ई डैश ए। तो ये था एंडोथर्मिक प्रोसेस का एनर्जी प्रोफाइल कर्व। यहां भी थ्रेशोल्ड एनर्जी जो है उस एनर्जी बैरियर को क्रॉस करने के बाद ही प्रोडक्ट बनेगा, लेकिन जितने मॉलिक्यूल्स क्रॉस कर गए हैं सारे प्रोडक्ट नहीं देंगे। वहां पे जिनका प्रॉपर ओरिएंटेशन होगा वही जो है इफेक्टिव कोलिजन होगा। इसके बाद अब हम अर्हेनियस इक्वेशन देखते हैं। अर्हेनियस ने कहा कि ये जो k है रेट, k इज इक्वल टू a इंटू ई रेज टू पावर माइनस ई ए बाय आर टी। यहां पे हम लिखेंगे ये हो जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन। a जो है ये फ्रीक्वेंसी फैक्टर या अर्हेनियस फैक्टर, इसको लिख लीजिए आप, ये हो जाएगा अर्हेनियस फैक्टर, ये भी कांस्टेंट है। इसके बाद ये जो है ये आपका एक्टिवेशन एनर्जी है, एक्टिवेशन एनर्जी, आर गैस कांस्टेंट, टी टेम्परेचर, ये तो आपको मालूम है। अब यदि मान लिया हम इसका लॉग ले लें तब यहां पे क्या होगा देखते हैं। ये हो जाएगा log k इज इक्वल टू log a माइनस ई ए डिवाइडेड बाय 2.303 आर टी। ये बिल्कुल क्लियर है। और हमने क्या किया, इसको ये 1/2 को अलग निकाल लिए, ठीक है। यहाँ पे log के इधर ग्राफ के लिए है, ये इसको आप ऐसा नोट कर लीजिए, ये है log के लिए। अब यदि मैं ग्राफ ड्रॉ करता हूं, देखिए y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में लिखिए, तो ये हो जाएगा y ये एम एक्स सी, मतलब स्लोप तो बिल्कुल आपको इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन से नजर आ रहा है निगेटिव है। तो चलिए निगेटिव स्लोप को भी हम यहां पे ड्रॉ करेंगे। यहां पे ये देखिए, ये हमने लिया log k है ये, तो यहां पे आप लिखेंगे
log k, और ये हो गया 1/t। तो स्लोप कैसा है? माइनस ई ए डिवाइडेड बाई 2.303। तो यहां पे हम लिखेंगे स्लोप निगेटिव है, ई ए डिवाइडेड बाय 2.303 आर। ये आर तो आएगा ही क्योंकि 1/t आपने x लिया है, तो m स्लोप हमारे पास ये है। और इंटरसेप्ट कितना है? log a। तो इसको भी हम लिख देंगे, इंटरसेप्ट जो है यहां पे आपका आ गया log a। तो ये आपका है log a, और स्लोप जो है आपका tan थीटा का वैल्यू है माइनस ई ए डिवाइडेड बाई 2.303। अब यदि मान लिया कि यही जो है दो अलग अलग टेम्परेचर पे यदि इक्वेशन देना हो तब क्या होगा, देखते हैं। यदि मान लिया टेम्परेचर T1 पे रेट कांस्टेंट है K1, T2 पे है K2, तब इस इक्वेशन को जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा log K2 डिवाइडेड बाय K1। और देखिए ये टेम्परेचर T1 से T2 के बीच में एक्टिवेशन एनर्जी चेंज नहीं हुआ, तो ये डिवाइडेड बाय 2.303 R, और यहां पे हो जाएगा 1/T1 माइनस 1/T2। लेकिन इसी ग्राफ को यदि आप यहां पे माइनस ये कर देंगे तो ये हो जाएगा 2.303 R, और ये हो जाएगा 1/T2 माइनस 1/T1। तो अलग अलग टेम्परेचर पे जो है रेट कांस्टेंट का क्या प्रपोर्शन है वो मैंने आपको बताया। अब हम देखते हैं कि यदि आप 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो रेट कांस्टेंट डबल होता है मोस्ट ऑफ द केसेस में, और इसे ही हम कहते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट। तो ये टेम्परेचर कोफिशिएंट के लिए हम क्या कर देंगे, अब जैसे मान लिया आपने लिया जो k का वैल्यू है t+10 कर दिया हमने, पहले t था अब 10 कर दिया, तो k t+10 कर दिया हमने, और इसको कंपेयर करेंगे हम k जब t टेम्परेचर पे था, तब यहां पे आप देखेंगे कि मोस्ट ऑफ द केसेस में ये 2 to 3 हो जाता है। तो ये हो गया टेम्परेचर कोफिशिएंट। सो बाय चेंजिंग द टेम्परेचर बाय 10 डिग्री सेल्सियस इन मोस्ट ऑफ द केसेस इट इज डबल्ड। तो यहां पे हम वही लिख देंगे, बाय चेंजिंग 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रेट गेट्स डबल्ड। ये जो है आपको याद रखना है, डबल्ड इन मोस्ट ऑफ द केसेस, मोस्ट ऑफ द केसेस। अब ये 2 to 3 टाइम्स भी हो सकता है, लेकिन 2 जो है आपको मैक्सिमम आपको मिलेंगे। तो ये था अलग अलग टेम्परेचर पे रेट कांस्टेंट का वैल्यू। देखिए यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो, लास्ट तक आपने देखा है, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और एक चीज़ और, मेरे क्लासेज जो हैं ऑनलाइन जो हैं, मेरे ऐप AKSC ऐप के थ्रू चलता है, और वहाँ पे डेमो क्लासेस भी हैं, फ्री डेमो क्लासेस भी हैं। आप वहाँ पे जाइए, ऐप को डाउनलोड कीजिए और उसमें डेमो क्लासेस देखिए कि किस तरह से जो है क्लासेस कंडक्ट होते हैं, नोट्स मिलते हैं, टेस्ट होते हैं, सारा डिटेल वहाँ पे है। बस AKSC ऐप को डाउनलोड कीजिए। फिर से जाते जाते लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, बाय एवरीवन।